स्वागत है। जय हिंद जय भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके बीच लेकर आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाया हूँ। बस आपको पढ़ना और कंटिन्यू बनना है बस। और मैं आपको जो है भारत का भूगोल जो है आपके बीच में पढ़ा रहा हूँ। और आपने देखा भी होगा कि इंडस ज्योग्राफी में आपके बीच पर पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ कर बता रहा हूँ। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपका वीडियो री एग्ज़ाम हो, चाहे पेट हो, चाहे यूपीटी पीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, अगर भारत का मतलब इंडस ज्योग्राफी उसके सिलेबस में है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है, बस आपको पढ़ना है। और पेट के लिए जो है 2018 री एग्ज़ाम के लिए रामबाण है चीज़ें हैं आपके बीच में। आज जो है प्रायद्वीपीय पठार में आपके लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने भारत की स्थिति विस्तार, भारत के परिचय जो है, इसके बाद फिर भारत के भौगोलिक स्वरूप और भौतिक स्वरूप, इस तरीके की सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। आज आपके प्रायद्वीपीय पठार के बीच में ले आया हूँ आपके बीच में। प्रायद्वीपीय पठार, भारत में प्रायद्वीपीय पठार के जो है आपको एक एक पार्ट को एक मैप करके बताऊँगा कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार मैंने बताया था कि गोंडवाना लैंड का जो है भाग है, सबसे प्राचीन भाग है। इस चीज़ में बता चुका हूँ हिमालय के जो उत्पत्ति में, ठीक है। फिर प्रायद्वीपीय पठार में जो है केंद्रीय उच्च भूमि, इसको 5 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार, दक्षिण भारत प्रदेश क्षेत्र करेंगे। मतलब फिर आप बोलेंगे मेरे साथ जो है केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। ये पढ़ने के बाद इसके बाद केंद्रीय उच्च भूमि में जो है अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे। इसके बाद मेवाड़ का पठार पढ़ेंगे, मलवा का पठार पढ़ेंगे, बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे, विंध्याचल पढ़ेंगे, सतपुड़ा का पठार पढ़ेंगे। फिर अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला में हम इस तरीके, देखिए मैंने मैप बनाया आपको समझाने के लिए मैप बनाया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैप बनाया। मैप की आपके भारत के, देखिए मैप का बताने का पर्पज़ ये होता है कि आपके ज्योग्राफी कोई भी चीज़ अगर मैप से आपको समझ में आ जाता है तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके दिमाग में इस तरीके जो है सेट हो जाएगा कि आप जो है अपने मतलब नोट्स जब देखेंगे तभी याद आ जाएगा और आपके दिमाग में एक जगह बना लेगा कि कभी डिलीट नहीं होगा, बस में जानिए। पर इसको जब आपका एग्ज़ाम आएगा ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। इसीलिए मेरे मैप बनाने का पर्पज़ है। अब पढ़ेंगे, देखिए भारत में स्थिति विस्तार जो है, भारत में मतलब अरावली पर्वत के किस तरीके की स्थिति है, कहाँ पर है। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला जो दिल्ली से गुजरात हरियाणा तक जो है फैली है। दिल्ली हरियाणा गुजरात तक फैली है, यही है। देखिए इस तरीके मैंने बनाया है। कच्छ की जो है रण में जो जाके वहाँ मिल गई है, बस आप जानिए। इसके बाद यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला, इसके बाद मेवाड़ है, फिर मलवा का पठार है, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा। देखिए मैंने बनाया, इसके बाद सतपुड़ा चीज़ें आप देख लीजिए। फिर हम आते हैं, पढ़ते हैं अरावली के पर्वत श्रृंखला में। अरावली के पर्वत श्रृंखला देखिए आप नोट्स बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके की चीज़ें हैं आपके पास। आप आइए पढ़िए अरावली पर्वत श्रृंखला ना। पहले तो आप जानिए कि अरावली पर्वत श्रृंखला में ये चीज़ें आप देख लीजिए कि भारत में इसका जो है यह अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस तरीके है इसका भाग। फिर इसके बाद मेवाड़ है, इसके बाद मलवा का, फिर इसका जो है विंध्याचल, इसके बाद सतपुड़ा, ये जान गए। अब एक बार आप देखिए यहाँ पे पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं और पहाड़ किसे कहते हैं। आप इस चीज़ को जानिएगा क्योंकि यहाँ यहीं कन्फ्यूजन होता है। आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। थोड़ा छोटा बनाए क्या? हाँ थोड़ा छोटा बना दे रहे हैं, बड़ा रहेगा दिखेगा नहीं। पहले आप जान लीजिए पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं। और जिस तरीके मैंने बनाया था इसको पहले नोट कर लीजिएगा आप। पर्वत, फिर इसके बाद पठार कुछ लगभग इस तरीके होता है, पठार। इसके बाद पर्वत का छोटा भाई आप कह सकते हैं, छोटा ही भाई या पहाड़ कहते हैं, हाँ, या पहाड़ी कहते हैं, आप जानेंगे, ठीक है। आते हैं फिर
अगर यहीं पूछ लिया कि पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, पर्वत आप इस तरीके कर सकते हैं जिसका आधार मोटा हो और एक पिरामिड की तरह एक नुकीला भाग निकला हो, जिसमें चोटी पाई जाए, इसे पर्वत कहते हैं। पठार जिसका आकार छत की तरह ये ऊपर जो है नीचे आधार मोटा है और ऊपर जो है एक समतल की तरह पाया जाए जो है, तो आप पठार करें। और पहाड़ किसे कहते हैं, पहाड़ जिसकी ऊंचाई 800 से जिसकी ऊंचाई 1000 से कम हो उसके पहाड़ कहते हैं, और जिसकी ऊंचाई लगभग 800 से 1000 हो उसके पर्वत कहते हैं, सॉरी पठार कहते हैं। तो इस तरीके आकार होता है। आकार बताने के लिए आपको थोड़ा सा फिगर बना दिए हैं, आप समझिए। अब आते हैं सीधे पढ़ते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला को पढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला में मैंने बताया आपको कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है, सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, मोड़दार पर्वत श्रृंखला है जो प्री कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ है, जो प्री कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ, जिसका राजस्थान में सर्वाधिक इसका भाग राजस्थान में पाया जाता है, जो 80% राजस्थान में पाया जाता है। अगर पूछ लिया कुछ सर कि आपको अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ज़्यादा किस राज्य में इसका भाग पाया जाता है, तो आप सीधे कहेंगे 80% करने के मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर आते हैं, दे दिया कि अरावली पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची जो है चोटी कौन सा है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 है। आपने देखा होगा ये प्राचीन मोड़दार पर्वत है। आप किसी चीज़ को देखेंगे क्योंकि इसका तो निर्माण दिन पे दिन बढ़ नहीं रहा है। हिमालय का मैंने बताया कि 2 प्लेट होते हैं, जिसमें से जो हल्का प्लेट होता है ऊपर जाता है, इसका जो मतलब वजन प्लेट होता है नीचे जाता है, दोनों में रगड़ होती है, प्रेशर पड़ता है तो ऊंचाई बढ़ती है। लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, तो क्योंकि सबसे प्राचीन है, धीरे धीरे जब इसके अपर्दन होते चला गया, बारिश होते गई, अपर्दन होते चला गया, उसकी जो है मिट्टी कंकड़ पत्थर सब अलग होते चले गए, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई 1722 मीटर होगी। उसके देखिए जब धीरे धीरे सब कम होते गया, बारिश होते गया, धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होते गया, तो इसे जो एक नाम दे दिया गया, अवशिष्ट अवस्था को नाम दे दिया, जो शेष भाग बचा है जिसमें इसकी सबसे सर्वश्रेष्ठ, आप एक बात में कह सकते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है ऊंचाई इसकी गुरु शिखर चोटी है, उसको 1722 मीटर है, वो सबसे ऊंची चोटी है। सोच लिए धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। और इस पर जो है इस पर चट्टान पाए जाते हैं। इसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में कौन कौन से चट्टान, कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं। तो मैंने बताया कि एक देखिए चट्टान में ग्रेनाइट एवं नीस अवशिष्ट चट्टान पाई जाती है। और आधात्विक देखिए जो है खनिज हमारा क्या होता है, 3 प्रकार के खनिज होते हैं। एक ईंधन होता है, एक धात्विक होता है, अधात्विक होता है। ईंधन में आप जान ही रहे हैं गैस से जलाने वाला होता है सब कुछ, और धात्विक जान ही रहे हैं कि सब तांबा सोना सब चीज़ें होते हैं। और अधात्विक चीज़ ऐसे होते हैं जिसपे जो है जो जिप्सा, जो सीमेंट बनाए जाते हैं, बालू का पत्थर जैसे संगमरमर, जैसे चूना पत्थर, ये सब चीज़ें अधात्विक होते हैं, जो भवन निर्माण में काम आता है, अब आते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ आती है, कहाँ से कहाँ फैली है। अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली हरियाणा से होते गुजरात तक फैली है, और गुजरात तक फैली है, दिल्ली हरियाणा राजस्थान मतलब गुजरात तक फैली है। और ये रायसीना पहाड़ी, जो रायसीना पहाड़ी से स्टार्ट हुई है, जिसका जो है जिसका राष्ट्रपति भवन निर्माण हुआ है। अगर पूछ लिया राष्ट्रपति भवन किस पर्वत श्रृंखला पे या पहाड़ी पे निर्माण हुआ है, तो आप कह देंगे रायसीना पहाड़ी, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो है एक भाग है, जिसमें राष्ट्रीय भवन निर्माण हुआ है, जो दिल्ली से यहाँ तक राजस्थान हरियाणा से फैले हुआ गुजरात तक फैला हुआ है। फिर आप कह सकते हैं कि एक सांवर लेक झील है, सांवर लेक, जो आप नाम सुना होगा, सांवर लेक जो राजस्थान में है, जो एक यहाँ से लूनी नदी निकलती है, निकलते हुए ये सीधे इस तरीके होते हुए कच्छ की रण में जाके मिल जाती है, जो यहाँ से आते हुए
और इसके बाद जब यहाँ रेत में पहुँचती है, कच्छ के मतलब गुजरात के कच्छ के रण में पहुँचती है, तो वहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। रेत में पहुँचती है तो ऊपर से रेत होता है, नीचे नदी जो आके विलुप्त हो जाती है, नीचे जाकर नदी, नीचे पानी होती है, ऊपर रेत होता है। तो आप सीधी सी बात जानते हैं कि जब ऊपर रेत रहेगा, नीचे पानी रहेगा, दलदल का निर्माण करेगा, और वहाँ पे लूनी नदी जाके विलुप्त होता है। क्वेश्चन आता है कि लूनी नदी जाके कहाँ पे विलुप्त होता है, वो विलुप्त होती है, तो सीधी से आप बताएंगे आप जो है कच्छ की रण में जो है विलुप्त हो जाती है। और लूनी नदी निकलती कहाँ से? सावर लेक झील से निकलती है, जो राजस्थान में होते हुए अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से होते हुए निकलते हुए, इसके बाद माउंट आबू पहाड़ी के बीच से और अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से निकलते हुए कच्छ के रण में जाते हैं, जो दलदल का निर्माण करती है। इसे हम एक प्रकार के आप इस नाम से अरे किस नाम से है बता रहे हैं आपको, हाँ इसके जो है अंता अपवाही नदी के नाम से, अंता अपवाही नाम से भी जाना जाता है, जो जाके इसमें कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, दलदल भूमि का निर्माण भी करती है। अगर अब पूछ लिया आपको कि इसके पूरब में कौन सा चीज़ है, तो इसके पूरब में अरावली पर्वत श्रृंखला है, और इसके जो है पश्चिम में माउंट आबू पहाड़ी जो जिसपे सबसे ऊंची शिखर जो है गुरु शिखर चोटी है, जो 1722 मीटर है। और वहीं पे एक स्थान पाया जाता है, सिर्फ जैन धर्म के एक मंदिर पाया, दिलवाड़ा का मंदिर पाया जाता है। अगर पूछ लिया कि दिलवाड़ा का मंदिर किस पहाड़ी पे स्थित है, तो सीधी सी बात आप कहेंगे माउंट आबू पहाड़ी पे स्थित है। पूछता है क्वेश्चन, दिलवाड़ा का मंदिर किस पहाड़ी पे स्थित है, कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू पहाड़ी पे स्थित है। अब यही पूछ लेता है आपको कि जो है देखिए थार मरुस्थल, अगर यही पूछ लिया कि माउंट आबू पहाड़ी के पश्चिम की कौन सा चीज़ है, तो आप बताएंगे थार मरुस्थल। थार मरुस्थल के पश्चिम के में क्या है? इंदिरा गांधी नहर जो है 4 राज्यों से होकर गुजरती है, 4 राज्यों से गुजरती है, जिसका जो हरिके बाद सतलुज नदी का इसका उद्गम जो है सतलुज नदी से और हरिके बाद से होता है। जो इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी नहर है, जो थार मरुस्थल के पश्चिम में स्थित है। अगर पूछ लिया कि इंदिरा गांधी के पूरब में कौन सा चीज़ है, तो कौन से थार मरुस्थल है? अगर थार मरुस्थल के पूरब में पूछ लिया तो माउंट आबू पहाड़ी, जिसपे सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर चोटी है, जो 1722 मीटर है। और पूछ लिया, अगर यही पूछ लिया कि माउंट आबू पहाड़ी पर जो है सबसे कौन सी मंदिर है जो बहुत मशहूर है, तो आप कहेंगे जैन धर्म की मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन धर्म मंदिर, सीधी सी बात। अब पूछ लिया इंदिरा गांधी नदी जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 4 राज्यों से में गुजरती है। सबसे सर्वाधिक जो है जल जो है, सबसे ज़्यादा जो है इसका उपयोग जल जो है होता है राजस्थान में होता है। अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो है मतलब लाभ लेने वाले जो है कौन सा राज्य है, तो आप कहेंगे सीधी सी बात लाभार्थी जो होते हैं राजस्थान के आते हैं। और 4 राज्य कौन कौन से होते हैं? उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया और राजस्थान हो गया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, हाँ हरियाणा। तो 4 राज्य होकर जो है उत्तर प्रदेश, आप सीधे कर सकते हैं इंदिरा गांधी नहर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और ये राजस्थान, इस तरीके 4 राज्यों से गुजरती है। अगर पूछ लिया सबसे सर्वाधिक जो है इसका लाभार्थी जो जल के होते हैं, जो राजस्थान में होते हैं, जो इंदिरा गांधी भारत के सबसे लंबी नहर है। यही पूछ लेता है कि गुरु शिखर के पूरब में, गुरु शिखर शिखर जो चोटी है 1722 मीटर, इसके पूरब में जो है, उसके पूरब में कौन से जो है पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला आप बता सकेंगे, जिसकी जो है दिल्ली से हरियाणा से राजस्थान गुजरात तक फैली है। दिल्ली से हरियाणा से राजस्थान गुजरात तक फैली है। और कच्छ के रण में उसकी लूनी नदी, कौन सी नदी जो है विलुप्त हो जाती है, तो कच्छ के रण में लूनी नदी, जो दलदल भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आते हैं यहाँ तक। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? अगर कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगर पूछ लिया कि जिप्सा, देखिए यही है, इससे सीमेंट जो उत्पादन होता है, इसके बालू का पत्थर जो हम मोरंग कहते हैं, और संगमरमर आप जानते हैं चूना पत्थर, इसके भवन का निर्माण होता है। आप इस चीज़ को जान के
और आते हैं सीधे आपको कुछ करना नहीं, नोट्स आप बनाइएगा, फिगर बनाइएगा, कहिए तो नोट करा, लेकिन कोई मतलब नहीं नोट कराना, क्योंकि आप जानते हैं। और अगर पूछ दिलवाड़ा मंदिर, देखिए यही पूछता, एक बार क्वेश्चन बना था कि दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है, अभी मैंने बताया कि राजस्थान राज्य में है। और किसके पूरब में है, मैंने बताया किसके पूरब में है, तो बता देना कि आप थार मरुस्थल के पूरब में है, किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आप कह देंगे जो है सीधी सी बात माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। ये पूछता है मंदिर के बारे में, ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे आपका क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट। कहीं अगर डाउट हो तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आप इस पर कमेंट बॉक्स बता सकते हैं, सर यहाँ पर डाउट है, कहीं छूट नहीं रहा है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना, जितने क्वेश्चन बनते इसी से आते हैं। ये पूछ लिया कहाँ से कहाँ तक फैली लूनी नदी जो है, कहाँ विलुप्त होती है, कहाँ से निकलता है। अब पूछ लेता है सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो है राजस्थान में जो है माउंट आबू पहाड़ी पे है, सबसे 1722 से दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये भी पूछ लेता है। और पूछ लेता है कि जो दलदल भूमि निर्माण होता है कहाँ पे होता है, राजस्थान में कच्छ की रण में होता है, जो ऊपर से रेत होता है नीचे पानी होगा तो दलदल होगा, सीधी सी बात। इसके बाद फिर अगर पूछ लिया इसके मतलब इंदिरा गांधी जो किन किन राज्यों के जो है इंदिरा गांधी नहर जो है कहाँ उद्गम है, तो सतलुज नदी के जो है हरिके बाद से निकलते हैं। अभी मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा बात पढ़ाऊँगा और सब दर्रा पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, लेकिन आप यहाँ जानते रहिए, दोबारा हो जाएगा वहाँ पे कि 4 राज्यों से कोई गुजरते हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सबसे ज़्यादा जो जल इसका लाभ लेते हैं, जल का लाभ लेते हैं राजस्थान लेते हैं, ठीक है। आते हैं अब इस क्लास को मतलब यहीं इसको समाप्त करते हैं, इसके बाद अगला बात आपको पढ़ाएंगे और सभी लोग पढ़ते रहिएगा। कहीं अगर डाउट हो तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं। और मैं आपको इससे समझ लीजिए किसी टीचर का मतलब ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक बार क्वेश्चन मतलब नोट्स बना लिए तो आपको कहीं पढ़ना नहीं है, ज़रूरी नहीं है, इससे बाहर जाना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।